वालेकुम टू एवरीवन। आज जो हम वीडियो जो लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए, उसमें मैं एनसेट्स के जो है वो एसएआर को जो है डिस्कस करूँगा। इससे पहले की वीडियोस में मैंने एनसेट्स का इंट्रोडक्शन दिया था, उसके फंक्शंस बताए थे, उनके फंक्शंस को, मैकेनिज़म्स को और डिस्कस किया था। फिर एनसेट्स के बारे में बताया था कि उनके इफेक्ट्स कितने वेरिएबल होते हैं, सेलेक्टिविटी के अकॉर्डिंगली उनको क्लासीफाई किया था। कॉक्स 1 और कॉक्स 2 एंजाइम के ऊपर बाइंडिंग देखी थी हमने ड्रग्स की, और फिर इन्फ्लेमेटरी पाथवे को डिस्कस किया था कि कहाँ कहाँ हम टारगेट कर सकते हैं और कौन कौन सी ड्रग्स से हम टारगेट कर सकते हैं और इन्फ्लेमेशन के पाथवे को जो है वो रिड्यूस करवा सकते हैं। आज हम एनसेट्स का जो है वो एसएआर को जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें जो है वो पता होना चाहिए कि हमारे पास एसएआर होता क्या है। एसएआर की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। सही, जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है, स्ट्रक्चर और एक्टिविटी का रिलेशनशिप, यानी कि जो हमारे पास किसी भी ड्रग का, किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी केमिकल का, किसी भी एपीआई का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, या तो जो हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर है उसमें कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जो उसके स्ट्रक्चर को बना रहे हैं, और वो कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो उसकी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कार्डियक ग्लाइकोसाइड की, तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड को अपना वर्क परफॉर्म करने के लिए लैक्टोन रिंग का जो है वो उसके अंदर होना ज़रूरी है। यानी कि लैक्टोन रिंग जो स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, बेसिकली वो उसकी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो बॉडी में जाने के बाद जो है वो सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप को जो इनहिबिट करती है, और जो बाकी प्रोसेस होता है, तो लैक्टोन रिंग होना जो है वो ज़रूरी होना चाहिए, क्या कहते हैं, हमारे उसकी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। अच्छा, किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल की जब हमें स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप पता चल जाती है, तो हमें पता चल जाता है कि हमें कहाँ जो है वो मॉडिफिकेशन करनी है, कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं, कौन से ऐसे टारगेट्स हैं जिन पे जो है वो हम मॉडिफिकेशन करके उस ड्रग की पोटेंसी इंक्रीज़ कर सकते हैं, उस ड्रग की एक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं, उस ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक्स चेंज कर सकते हैं, उस ड्रग की टॉक्सिसिटी को कम कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप हमें क्लूज़ देता है, हमें टारगेट देता है कि कहाँ हमें मॉडिफिकेशन करनी है। सही है। अच्छा, अब अगर हम एनसेट्स की बात करें, तो एनसेट्स को जो है वो जनरली हम जो है वो अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। आप अगर जब पहले की वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने डिस्कस किया है कि हमारे पास एनसेट्स जो है वो उनका एंटीपायरेटिक एक्शन भी होता है, एनाल्जेसिक एक्शन भी होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी रखती हैं। इसके अलावा हमारे पास एंटी प्लेटलेट जो एस्प्रिन है, इरिवर्सिबल नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है। इसके बाद फिर हमने बात की थी यूरिकोसिलिक इफेक्ट भी रखती हैं, सैलिसाइलेट जैसे हो गई, और कुछ आपको एनसेट्स मिलेंगी जिनका एंटी रोमेटिक एक्शन भी होगा। तो मैंने ये बात की थी कि हमारे पास जो एनसेट्स हैं उनके अंदर ये एक्शन जो है वो वेरिएबल होंगे। कुछ ड्रग्स में आपको एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक इफेक्ट जो वो ज़्यादा मिलेगा, और कुछ ड्रग्स में आपको तीनों इफेक्ट्स मिलेंगे, और कुछ ड्रग्स में इन तीनों इफेक्ट्स के अलावा भी कुछ और इफेक्ट मिलेंगे। तो अगर हम एनसेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन अगर हम क्लासीफाई करें, तो एक हमारे पास क्लास बनती है वो एनसेट जो सिर्फ एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी, और वो एनसेट जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होगा और एनाल्जेसिक इफेक्ट भी होगा, और साथ साथ एंटीपायरेटिक इफेक्ट भी होगा। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे उसमें हमारे पास जो एक क्लास का हम एसएआर डिस्कस करेंगे एनिलीन डेरिवेटिव्स का, हम डिस्कस करेंगे एनिलीन डेरिवेटिव्स का एसएआर डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक क्लास से बिलोंग करती है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक क्लास से जो बिलोंग करती है उसमें हम सैलिसाइलेट्स का एसएआर डिस्कस करेंगे, और एराइल प्रोपियोनिक एसिड का डिस्कस करेंगे, एराइल और हेटेरो एराइल एसिटिक एसिड का जो है वो एसएआर डिस्कस करेंगे, डेरिवेटिव्स का डिस्कस करेंगे। सही, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एनिलीन डेरिवेटिव से। एनिलीन डेरिवेटिव स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एनिलीन। एनिलीन जो है वो बेसिकली हमारे पास बेंजीन रिंग होती है हैविंग द अमाइनो ग्रुप। सही है। अब पहले जब हम किसी भी डेरिवेटिव्स का एसएआर पढ़ने जा रहे थे, तो सबसे पहले हमें उसके मॉलिक्यूल का जो जर्नल स्ट्रक्चर है, बेसिकली उसका जो एसएआर हमें पता होना चाहिए कि उसका एसएआर क्या है। अगर हम बात करें एनिलीन डेरिवेटिव्स की, तो एनिलीन डेरिवेटिव्स में एनिलीन रिंग तो मौजूद होगी। सही है। तो एनिलीन रिंग किसके ऊपर कंसिस्ट करती है? द बेंजीन रिंग विद द अमाइनो ग्रुप। और जो ये अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, ये क्या है? बेसिक। तो बेसिक अमाइनो ग्रुप होने की वजह से ये स्ट्रक्चर को जो है वो कौन सा कैरेक्टर देगा? बेसिक कैरेक्टर देगा।
एक पहला सबसे पहला पॉइंट क्या है कि एनिलीन कंसिस्ट ऑफ द बेंजीन रिंग एंड द अमाइनो ग्रुप एंड दिस अमाइनो ग्रुप गिव द बेसिक कैरेक्टर टू द स्ट्रक्चर एंड इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटी ऑफ द डेरिवेटिव्स। एनिलीन की एक्टिविटी के लिए, एनिलीन डेरिवेटिव्स की एक्टिविटी के लिए ये अमाइनो ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब कौन सी एक्टिविटी? एंटी पायरेटिक एक्टिविटी और एनाल्जेसिक एक्टिविटी। सही है। अच्छा, और इसके बाद क्या कहते हैं, हमारे पास एक और पॉइंट ये आता है कि हमारे पास जो अमाइनो ग्रुप के पैरा पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो जो है वो इस मॉलिक्यूल की टॉक्सिसिटी के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। सही है। अच्छा, मतलब ये जो SAR जनरल SAR साइंटिस्ट ने जब एनिलीन इनको जो है वो SAR रीड किया, SAR पता लगाया, तो उन्होंने ये देखा कि हमारे पास अमाइनो ग्रुप है जो बेसिक कैरेक्टर दे रहा है, उसकी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इस अमाइनो ग्रुप के जो अपोजिट पे बेंजीन रिंग पे ही जो हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है वो इस मॉलिक्यूल की टॉक्सिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और थर्ड पॉइंट जो जनरल SAR को उन्होंने डिस्कस किया कि अगर हमें क्या कहते हैं इस एनिलीन ग्रुप में मॉडिफिकेशन करनी है तो सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ हम NH2 ग्रुप का जो एक H है, मतलब ये जो हमारे पास NH2 ग्रुप का एक H है, सिर्फ हम उसको रिमूव करके उसकी जगह कोई और ग्रुप जो है वो ऐड कर सकते हैं। ओनली वन एंड क्या कहते हैं हमारे पास H ऑफ द NH2 ग्रुप कैन बी सब्सटीट्यूटेड विद क्या कहते हैं हमारे पास अदर ग्रुप्स टू फॉर्म द डेरिवेटिव्स। सही है। लेकिन अगर हम क्या कहते हैं इस H को जो है वो इस NH2 ग्रुप से जो है वो हटा के कोई और सा ग्रुप लगाएंगे तो इस जो ग्रुप है इसकी क्या हो जाएगी, इसकी बेसिसिटी जो है वो कम हो जाएगी, और जब कंपाउंड इसकी बेसिसिटी कम होगी तो ओवरऑल स्ट्रक्चर की बेसिसिटी कम होगी और एक्टिविटी भी कम होगी। सही है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास इसका जर्नल SAR था। अब क्या किया, अब अगर हम एनिलीन को देखें तो एनिलीन जो है वो बेसिकली इटसेल्फ जो बहुत पावरफुल एनर्जेसिक और एंटी पायरेटिक एक्शन रखती थी। सही है। मतलब इसकी पोटेंसी जो है वो हम बहुत ज़्यादा थी। सही है। और क्योंकि इसके पास जो है वो हाइड्रोजन ग्रुप था तो ये क्या थी, हिपैटोटॉक्सिक भी थी। सही है। तो अब साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने बोला कि अब हमारे पास जो है वो इसकी डेरिवेटाइजेशन करने की कोशिश की साइंटिस्ट ने कि इसकी पोटेंसी को जो है वो हम डिज़ायर्ड पोटेंसी तक लेके आएँ। तो बेसिकली साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने जो है वो इस एनिलीन का जो अमाइनो ग्रुप था उसको क्या कर दिया, उसको उसकी एसिटाइलेशन करवा दी। सही है। मतलब वहाँ पर जो NH2 ग्रुप का जो एक H था उस H की जगह पे उन्होंने क्या लगा दिया, एसिटाइल ग्रुप लगा दिया। सही है। जिसकी नतीजे में हमारे पास एक नई ड्रग जो है वो मार्केट में आई जिसे हम कहते हैं एसिटिनिलाइड। सही है। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया, जब उन्होंने इस ग्रुप के अंदर एसिटाइल ग्रुप ऐड कर दिया एक H को हटा के, तो इस कंपाउंड की बेसिसिटी कम हो गई, इस कंपाउंड की बेसिसिटी कम हो गई तो इस कंपाउंड की एक्टिविटी भी कम हो गई। लेकिन वो एक्टिविटी इतनी कम हुई जितनी हमें चाहिए थी, क्योंकि मैंने पहली बात की कि एनिलीन इटसेल्फ जब दिया जा रहा था तो वो बहुत ज़्यादा पोटेंट था, उसकी एक्टिविटी डिज़ायर्ड एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा थी। तो उस कंपाउंड की एक्टिविटी को डिज़ायर्ड लेवल पर लाने के लिए साइंटिस्ट ने क्या करा, इस अमाइनो ग्रुप को जो है वो इसमें एक H को जो है वो एसिटाइल ग्रुप से सब्सटीट्यूट कर दिया, जिसकी वजह से हमारे पास एक ड्रग आई एसिटिनिलाइड। यानी कि ये जो है वो लेस पोटेंट थी, मतलब इसकी जो है वो डिज़ायर पोटेंसी थी, जितनी हमें चाहिए थी उतनी पोटेंसी थी। सही है। क्योंकि ये लेस बेसिक है और इसकी एक्टिविटी भी कम है, लेकिन वो एक्टिविटी हमें जितनी चाहिए उतनी थी। लेकिन अगर आप देखें तो हमारे पास अभी भी इस मॉलिक्यूल के पास या इस ड्रग के पास क्या मौजूद है, पैरा पोजीशन पे जो है वो हाइड्रोजन ग्रुप मौजूद है। और ये एसिटिनिलाइड अगेन इस हाइड्रोजन की वजह से लिवर टॉक्सिक थी, और प्लस ये मैथमोग्लोबिनीमिया करवा रही थी। सही है। तो साइंटिस्ट ने अब क्या किया, अब हमें पता चल गया कि अब हमें जो है वो इस ग्रुप को नहीं छेड़ना। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास हमारा टारगेट जो है वो अचीव हो गया, जितनी हमें पोटेंसी चाहिए थी, जितनी हमें एक्टिविटी चाहिए थी वो अब हमारे पास अचीव हो गई। अब हमें कहाँ कंट्रोल करना है, हमें टॉक्सिसिटी पे कंट्रोल करना है। तो साइंटिस्ट ने इसी एसिटिनिलाइड के मॉलिक्यूल पे काम करना शुरू किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एसिटिनिलाइड के अंदर जो पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन था उसकी जगह उन्होंने हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर दिया। सही। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करने की वजह से हमारे पास क्या हुआ, उस कंपाउंड की टॉक्सिसिटी जो है वो रिड्यूस हो गई, और हमारे पास उसके नतीजे में जो ड्रग मार्केट में आई बेसिकली वो कौन सी आई, वो आई APAP। द APAP इज़ नोन एज द एसिटाइल पैरा अमाइनो phenol and it is also known as acid
अमीनोफिन और पैरासिटामॉल। और ये जो पैरासिटामॉल और एसिटामिनोफिन थी, ये क्या है, ये इसकी जो है वो एसाइलेटेड क्या कहते हैं हमारे पास, इसकी हाइड्रोक्सिलेटेड प्रोडक्ट है एसिटिनिलाइट की। और बेसिकली इसका जो है वो स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक और जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास एंटीपायरेटिक इफेक्ट है, लेकिन इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये जाके सेंट्रली कॉक्स को इनहिबिट करती है। ये जो है वो पेरिफ्री में जो है वो अवेलेबल नहीं होती है, पेरिफ्री के कॉक्स को इनहिबिट नहीं करती। दैट्स वाई इट इज़ ओनली एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक, इट इज़ नॉट द एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। सही है। अच्छा जी, उसके बाद क्या कहते हैं, और ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब इस मॉलिक्यूल में ऐड हुआ तो ये जो एसिटिनिलाइट थी जो लिवर टॉक्सिक थी और मेथमोग्लोबिनीमिया जो क्या कहते हैं हमारे पास कॉज करी थी, अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने की वजह से जो है वो जो इस पैरासिटामॉल के जो टॉक्सिक इफेक्ट थे बेसिकली वो जो है वो लार्ज डोजेस पे आए रहे थे। सही है। एक ये फ़ायदा हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप का लगाने का, जो इसके जो है वो हमारे पास टॉक्सिक इफेक्ट थे वो जो है वो एज़ कम्पेयर टू एसिटिनिलाइट वो लेस थे और वो लार्ज डोजेस पे आए थे, यानी कि क्या बन गई ब्रॉड थेरापेटिक इंडेक्स ड्रग। 3 से 4 ग्राम्स से 4 ग्राम्स तक लेने के बाद इसके टॉक्सिक इफेक्ट आते हैं, और वो कौन सा होता है, वो भी हिपेटोटॉक्सिक होता है। हिपेटोटॉक्सिसिटी जो है वो ये करवा रही होती है। इसका एक मेटाबोलाइट बनता है, वो होता है NAPQI, वो एक बन रहा होता है और जो है वो क्या कहते हैं वो हिपेटोटॉक्सिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इसका। अच्छा, अब साइंटिस्ट ने फर्दर इस कंपाउंड की जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए, साइड इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने अब फिर इसी ग्रुप पे काम किया। अब उन्होंने इस ग्रुप को नहीं छेड़ा क्योंकि हमें डिज़ायर्ड पोटेंसी मिल चुकी है। अब उन्होंने इस ग्रुप पे छेड़ा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो हमारे पास यहाँ पर इसकी जो है वो इस हाइड्रोजन ग्रुप को जो है वो अल्काइल ग्रुप से जो है वो सब्स्टिट्यूट करना शुरू किया, अल्काइल साइड चेन से सब्स्टिट्यूट करना शुरू किया। उन्होंने 3 जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास तरीक़ों से जो है वो यहाँ पे अल्काइल सब्स्टिट्यूशन की। एक उन्होंने क्या किया, एक उन्होंने H को हटाकर यहाँ पे CH3 लगाया। सही है। एक उन्होंने यहाँ पर OC2H5 लगा के देखा, इथाइल लगा के देखा, और एक उन्होंने क्या लगा के देखा, प्रोपाइल लगा के देखा। सही है। तो जब उन्होंने मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा के देखा और प्रोपाइल ग्रुप लगा के देखा इस H की जगह, तो जो डेरिवेटिव बने और जो कंपाउंड बने उनके साइड इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा थे। सही है। एज़ कम्पेयर टू द दिस क्या कहते हैं हमारे पास कंडीशन, जब उन्होंने यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा के देखा इस H की जगह, तो कंपाउंड के साइड इफ़ेक्ट्स जो थे वो हमारे पास कम थे एज़ कम्पेयर टू दिस बोथ टू ग्रुप। और इसी के नतीजे में हमारे पास मार्केट में एक और ड्रग आई नोन एज द फिनेसिटिन। सही है। फिनेसिटिन जो है वो उसका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर ड्रग्स। और सेकंड वाली बात ये है कि हमारे पास जब ये मेटाबोलाइज होती है, इसका एक ड्रॉबैक ये था कि जब ये मेटाबोलाइज होती है तो ये जो है वो जब अपने मेटाबोलाइट में करते हैं इसके मेटाबोलाइट वीक एंटीपायरेटिक एक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। सही है। ऑल्दो इज हैव लेस साइड इफेक्ट एंड इज हैव लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, बट व्हेन इट इज़ मेटाबोलाइट इट गिव द वीक एंटीपायरेटिक एक्शन। सही है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं, अब इन चारों मॉलिक्यूल्स की जो है वो बेसिकली तीनों मॉलिक्यूल्स की, एसिटिनिलाइट की, सही है, उसके बाद क्या कहते हैं हमारे पास पैरासीटामॉल की और फिनेसिटिन की। जब इन तीनों की कंपैरेटिव स्टडी की गई ऑन द टॉक्सिसिटी के, इन तीनों में से कौन ज़्यादा टॉक्सिक है, तो हमारे पास पैरासीटामॉल जो है वो एज़ कम्पेयर टू द फिनेसिटिन एंड एज़ कम्पेयर टू द क्या कहते हैं हमारे पास एसिटिनिलाइट, वो जो है वो लेस टॉक्सिक थी। मतलब कि वो जो है वो हमारे पास लार्ज डोजेस पे जाके अपनी टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही थी, ये बेसिकली जिसकी वजह से ये ड्रग जो है वो सेफ़र ड्रग थी बेसिकली। और इसी को जो है वो मार्केट में जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा बेसिकली। तो ये जो है वो कंपैरेटिव स्टडी में बेसिकली हमारे पास एसिटामिनोफिन जो है वो लार्ज डोजेस पे जाके साइड इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही थी और इसी वजह से ये सेफर ड्रग थी और इसी वजह से ये मार्केटेड की जा रही थी। तो हमने जो है वो सबसे पहले क्या डिस्कस किया, अगर हम कंक्लूड करने की कोशिश किए तो हमने डिस्कस किया कि हमारे पास एनिलीन डेरिवेटिव्स के अंदर एनिलीन रिंग से स्टार्ट किया कि एनिलीन, इनका जर्नल SAR देखा कि एनिलीन जो है वो बेंजीन रिंग के ऊपर कंसिस्ट करती है। उसके बाद अमाइनो ग्रुप होता है जो उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक
के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो अमाइनो ग्रुप के पैरा पे जो हाइड्रोजन ग्रुप होता है वो उसकी टॉक्सिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और हमारे पास सिर्फ एक ही चांस है कि हम सिर्फ अमाइनो ग्रुप के सिर्फ एक एच को रिप्लेस कर सकते हैं और फिर जो है वो उसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूशन ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब हम अमाइनो ग्रुप के एक एच को रिप्लेस करेंगे तो कंपाउंड की बेसिसिटी कम हो जाएगी, बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा और एक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाएगी, जो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। क्योंकि एनिलीन की एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, पोटेंसी ज़्यादा थी, हमारी डिजायरेशन से ज़्यादा थी, और इस हाइड्रोजन के प्रेजेंस होने की वजह से हेपेटोटॉक्सिक भी थी। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने जाके जो हमारे पास फ्लेक्सिबल ग्रुप था उसमें से एक एच को निकाल के एसिटाइलेशन करवा दी, जिसकी वजह से हमारे पास एसिटिनिलाइड ड्रग आई। फिर एसिटिनिलाइड ड्रग क्या थी, उसके पास भी हाइड्रोजन मौजूद था। अब बेसिकली हमें अब डिज़ायर्ड पोटेंसी मिल गई, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन इसमें भी मौजूद था, जिसकी वजह से ये अगेन लिवर टॉक्सिक थी और क्या कहते हैं मैथमोग्लोबिनीमिया करवाई थी। तो साइंटिस्ट ने फिर इस ग्रुप पे काम किया और यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन करवा दी। तो उसके नतीजे में हमारे पास पैरासीटामोल आई। पैरासीटामोल एक सेफर ड्रग थी, सही है। 3 से 4 ग्राम्स तक वो अपने डोजेस पे जो है वो अपने साइड इफ़ेक्ट देती है, वो भी हेपेटोटॉक्सिक होती है। तो और उसके क्या कहते हैं हमारे पास साइड इफ़ेक्ट को रिड्यूस करवाने के लिए हमारे पास उन्होंने इसकी जो है वो यहाँ पे अब अल्काइल साइड चेन्स लगाना शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने इथाइल साइड चेन लगाई। तो उसके कम साइड इफ़ेक्ट आए एज़ कम्पेयर टू द प्रोपाइल और जो है वो मिथाइल। जब उन्होंने यहाँ पे मिथाइल लगा के चेक किया तो साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है, जब उन्होंने यहाँ पे प्रोपाइल लगा के चेक किया तो साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है। लेकिन जब उन्होंने इथाइल लगा के चेक किया तो इथाइल के साइड इफ़ेक्ट जो है वो कम आए एज़ कम्पेयर टू दीज 2 ड्रग, यानी कि स्ट्रक्चर बेस एक्सेप्टेंस हुई कि स्ट्रक्चर सिर्फ इथाइल ग्रुप को ही ऐड कर सकता है, इथाइल ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है, तभी वो जो है वो लेस साइड इफेक्ट देगा। तो उसके नतीजे में फिनेसेटिन ड्रग आई और फिर जब इन तीनों की कंपैरेटिव स्टडी की गई तो उसमें से सबसे सेफर ड्रग एसिटामिनोफेन है, क्योंकि वो लार्ज डोजेस पे जाके अपने साइड इफेक्ट देती है। और यहाँ पे आके हमने एसआर ऑफ द एनिलीन डेरिवेटिव्स को जो है डिस्कस कर लिया और एनिलीन के एसआर को डिस्कस किया और हमने देखा किस तरह से हमारे पास स्टेप वाइज जो है वो ड्रग डेरिवेटिव्स बनते चले गए और उन सब की क्या प्रॉपर्टीज़ थी। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ जाएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जो है वो फॉलो कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सैलिसाइलेट्स के एसआर को डिस्कस करेंगे और उसके डेरिवेटिव्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।